कहते हैं राजनीति में जब जुबान खामोश हो तो तस्वीरें बोलती हैं, और इस समय तस्वीरें उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक की सियासी कहानी खुद कह रही है। ये सियासी अंगड़ाई सिर्फ चंद दिनों की लड़ाई भर नहीं है, ये 2024 तक के लिए पटकथा लिखी जा रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अलर्ट हैं, अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी कर रहे हैं और विपक्ष के हमले की धार को कुंद करने की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए देर रात तक प्रधानमंत्री निवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, जो करीब 5 घंटे तक चली। अमित शाह जेपी नड्डा संग प्रधानमंत्री का महामंथन। 5 घंटे की मुलाकात, क्या हुई बात? विपक्ष के लिए प्लान तैयार, एक्शन का इंतजार। वैसे तो दिन भर सबकी नजर योगी आदित्यनाथ पर टिकी रही, जो गुरुवार से ही दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, लेकिन शुक्रवार शाम 5 बजे प्रधानमंत्री निवास पर हलचल बढ़ गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष, पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समेत कई मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की। करीब 5 घंटे की मैराथन बैठक में मौजूद मंत्रियों के मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की गई। उनके मंत्रालयों के आगामी कार्यक्रमों और योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं पर फीडबैक भी लिया गया और साथ ही साथ कोरोना काल में विपक्ष के राजनीतिक हमलों की धार कुंद करने की तैयारी भी की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और अब बीजेपी अगले 2 हफ्ते तक कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। बताया जा रहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर कम से कम 2 योग शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए हर बूथ पर उनके चित्र को पुष्पांजलि दी जाएगी। हर बूथ पर वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया गया है। नदी, तालाब, कुओं जैसे जल स्रोतों पर प्लास्टिक रहित अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। 25 जून को आपातकाल काला दिवस मनाया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को लोकतंत्र पर कांग्रेस के हमले की विस्तार से जानकारी देने की तैयारी है। साथ ही साथ मीसा बंदियों से संपर्क कर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से कहा जाएगा कि वो सभी बूथ पर सार्वजनिक स्थलों पर मन की बात कार्यक्रम सुने, कार्यक्रम में उल्लेखित व्यक्ति से मिलकर उनका सम्मान करें। सभी कार्यक्रमों के आयोजन में कोविड संबंधी नियमों का खासतौर पर ध्यान रखा जाए। जाहिर है बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, जिसमें कोरोना काल में हमलावर विपक्ष की रणनीति का जवाब देने की पूरी तैयारी है, तो वहीं अपने कामकाज से सरकार की साख को भी मजबूत बनाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में एक्शन प्लान तैयार है। अटकलें ये भी हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन दिल्ली की अटकलों के बीच ये भी तय हो गया है कि यूपी में क्या होगा। योगी आदित्यनाथ का 2 दिनों का दिल्ली दौरा डिकोड हो चुका है। तो आइए अब आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार से कौन सा संदेश लेकर लखनऊ लौटे हैं। यूपी में 2022 चुनाव से पहले बीजेपी के जिस संकट की बात हो रही थी, पिछले 24 घंटे में इन 7 मुलाकातों के जरिए इसके समाधान पर खूब मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुलाकातों में जो एक शब्द सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा, वो शब्द समाधान का है। और सूत्रों की माने तो समाधान बिल्कुल साफ है और योगी आदित्यनाथ को ये बता भी दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने योगी को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें विधायकों, सांसदों को भरोसे में लेना होगा, सबके साथ संवाद करना होगा, उनके क्षेत्र की समस्याओं का फौरन निपटारा करना होगा। जनप्रतिनिधियों के कद को उनके क्षेत्र में बनाए रखने की हर संभव कोशिश करनी होगी। नौकरशाह
जनप्रतिनिधियों की उचित बातों और कामों को न टाले और न ही इनकार कर सके, ये भी देखना होगा। योगी विधायकों और सांसदों से लगातार मुलाकात का सिलसिला शुरू करेंगे। सरकार के करीब हर फैसले से पहले केंद्रीय संगठन या केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी लेनी होगी। नौकरशाही से काम लिया जाएगा, लेकिन नौकरशाह सरकार नहीं चलाएंगे। संगठन के हर काम में मुख्यमंत्री की सक्रिय भागीदारी होगी। कोरोना कंट्रोल के लिए और तेजी से काम होगा। खासकर गांव और कस्बों में सुविधाओं का जाल बिछाने की कोशिश होगी। मंत्रिमंडल में बदलाव जल्द होगा, लेकिन जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर और सहयोगियों को भी जगह देकर विस्तार होगा। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू होगी। केंद्र ने एमएसपी को 50% तक बढ़ाने का जो फैसला लिया है, उसको बेहतर ढंग से प्रचारित करने की कोशिश होगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी में कोरोना संक्रमण के बाद के राजनीतिक हालात यानी पंचायत चुनाव में हार और 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का पहला चरण बीजेपी ने पूरा कर लिया? क्या हाल में राजनीतिक जो समस्या यूपी में उत्पन्न हुई थी, उसका समाधान योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को बता दिया? यूपी की समस्या का समाधान बीजेपी कैसे करेगी, इसका खाका तैयार हो चुका है। 2022 की लड़ाई के लिए रोड मैप तैयार है और वो कितना जरूरी है वो यूपी में बीजेपी की चुनौतियों से समझा जा सकता है। बताया जाता है योगी सरकार पर कोरोना से निपटने में फेल होने का आरोप है। ब्राह्मण समाज भी नाराज बताया जा रहा है। ओबीसी मतदाता बीजेपी से दूर होते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में मतभेद की भी खबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन भी मुश्किल बढ़ा रहा है और इसीलिए बीजेपी 2022 के चुनाव से पहले अपना घर दुरुस्त करने में जुटी है। पिछले तकरीबन एक महीने से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उत्तर प्रदेश बीजेपी को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी रहा। इन बैठकों से यह संकेत साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को बीजेपी बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि यूपी चुनाव के नतीजों से ही 2024 की तस्वीर साफ होगी। लेकिन 2022 की तैयारी बीजेपी ने अचानक क्यों शुरू की, ये भी समझ लीजिए। इसका सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी से बहुत आगे निकल गई थी। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ जैसे जिलों में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इन नतीजों के बाद जब बीजेपी और संघ ने बैठकें शुरू की तो ये बात निकलकर सामने आई कि ओबीसी और ब्राह्मण मतदाता कुछ दूर जा रहे हैं। इसीलिए पंचायत चुनाव के नतीजे बेहतर नहीं रहे, जिसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये पूरी कवायद की गई। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और अब बात यूपी के लोकल फैक्टर की। जातीय समीकरण साधना यहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने 2 दिनों में जातीय समीकरण को साधने की हर संभव कोशिश की है। इसके लिए कैसे प्लान बनाया गया है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और समझिए इससे। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद 2 तस्वीरें सामने आई थीं। पहली तस्वीर अमित शाह और अनुप्रिया पटेल की थी और दूसरी तस्वीर अमित शाह के साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद की थी। दरअसल 2013 में अमित शाह जब उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी बने तो उन्होंने बीजेपी के अपर कास्ट वोट के साथ ओबीसी वोट बैंक को भी जोड़ा और 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से 73 लोकसभा सीटें जीतती है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और उत्तर प्रदेश में 325 सीटों के साथ सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को झटका दिया और कुछ ही दिनों बाद ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में दूर हो गए। 2018 के झटके से सबक लेते हुए 2019 में बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपने साथ मिलाया, लेकिन अब 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी को एक बार फिर ओबीसी वोटरों के दूर होने का डर सता रहा है। इसलिए एक बार फिर से यूपी में ओबीसी क्षत्रपों को साथ रखने के लिए खुद अमित शाह मैदान में उतर गए हैं और अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद से मिले। ये दोनों दल बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है, ये एक एक कर हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि अपना दल बीजेपी से क्या चाहता है। सूत्रों के मुताबिक अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री बनना चाहती हैं और उत्तर प्रदेश में कुछ और मंत्री पद की मांग कर रही हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश के 5% कुर्मी वोट बैंक पर अनुप्रिया पटेल का अच्छा खासा पकड़ है और पूर्वांचल के इलाकों में एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसीलिए बीजेपी अपना दल को साथ रखने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी अनुप्रिया पटेल की इन दोनों मांगों को मान लेती है तो उसे किन इलाकों में फायदा होगा ये समझिए। मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी की। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट मांग रहे हैं और अपने बेटे प्रवीण निषाद को केंद्र सरकार में मंत्री बनाना चाहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में निषाद, कश्यप, मल्लाह का लगभग 4% वोट बैंक है और इसी के सहारे निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति करती आई है। अब इस नक्शे को समझिए कि बीजेपी को निषाद दल को साथ रखने से किन इलाकों में फायदा होगा। गोरखपुर, संत कबीर नगर, भदोही, जौनपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, बस्ती, इन दोनों दलों से तो बीजेपी बात कर रही है, लेकिन ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को बीजेपी ने पूरी तरह से छोड़ दिया, जिसकी वजह से ओपी राजभर बीजेपी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के हम नहीं हुए, भाजपा हमको अपने यहाँ रखना नहीं चाहिए। अगर वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू की होती, अगर वो 1700 थाने में हिस्सेदारी पिछड़े दलित को दी होती, 75 जिले में हिस्सेदारी दी होती, अगर वो 826 ब्लॉक हैं उसमें हिस्सेदारी दी होती, ओम प्रकाश राजभर उनके साथ रहता। राजभर की नाराजगी की वजह भी है। पूर्वांचल के 6 जिलों में 2% वोटर उनके साथ माने जाते हैं। नक्शों के जरिए समझे तो गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, वाराणसी में राजभर की पार्टी राजनीति करती है। हालांकि 2019 में ओपी राजभर की पार्टी ने कुछ कमाल नहीं दिखाया। जातीय समीकरण को देखें तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को साधने की पूरी रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है, लेकिन 12% ब्राह्मण वोट बैंक के लिए बीजेपी के पास क्या प्लान है, फिलहाल पार्टी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। हालांकि बीजेपी ने हाल ही में जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराया है, लेकिन जितिन प्रसाद पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के नेता नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या अपनी पार्टी में जो पुराने ब्राह्मण नेता हैं उनको एक बार फिर से आगे करेगी? कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.